हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एजी पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हमारा जो क्लास है वह आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली एवं टीपू सुल्तान। हालांकि इसके पहले मैं आपको मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद नवीन स्वतंत्र राज्यों के उदय में हैदराबाद, अवध, पंजाब, भरतपुर इत्यादि राज्यों को मैं पढ़ा चुका हूँ। आज जो मेरा सब अंतिम और जो सेकंड क्लास है वह आंग्ल मैसूर युद्ध है, हैदर अली और टीपू सुल्तान। इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मैसूर राज्य का उद्भव कैसे हुआ, हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच आंग्ल मैसूर युद्ध कैसे हुआ और टीपू सुल्तान की उसमें क्या भूमिका थी। तो इसको हम पढ़ेंगे, है ना। मैं उम्मीद करूँगा कि यह क्लास आप लोग को पसंद आएगा। हाँ, आप लोगों में कुछ जो मेरे प्रिय छात्र हैं वो बोल रहे हैं कि सर आपने ज्योग्राफी हिस्ट्री का स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा लिखा दिया है, क्या यह कंप्लीट हो पाएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। मैंने जितना भी स्ट्रक्चर लिखाया है ये टोटल मैं कंप्लीट करूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आपको जिम्मेदारी इतना मैं देता हूँ कि मैं जितना पढ़ा देता हूँ वह ईमानदारी से उसको आप लिख लीजिए या सुन लीजिए वो पीडीएफ के माध्यम से, ठीक ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैसूर के संदर्भ में जानने से पहले इसके पहले कुछ इतिहास को हम जान लें कि आखिर मैसूर राज्य का उद्भव हुआ कैसे, है ना। मैसूर राज्य को उद्भव के बारे में जानने से पहले हमें कुछ दिल्ली सल्तनत में भी चलने पड़ेंगे। तो चलते हैं पहले दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में एक सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हरिहर एवं बुक्का प्रथम नामक दो भाइयों ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और ये विजयनगर साम्राज्य में जितने भी शासक है वह अलग अलग वंशों से शासन किया है, जैसे संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरिवीडू वंश। इसी तरह एमबीटी के समकालीन 1347 में हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की और बहमनी साम्राज्य 5 भागों में डिवाइड हो गया। जो बहमनी साम्राज्य था वह 5 भागों में डिवाइड हो गया। पहला बरार, दूसरा बीदर, तीसरा बीजापुर, चौथा अहमदनगर और 5वां गोलकुंडा। इन दोनों शक्तियों में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की इन सभी शक्तियों में साम्राज्य विस्तार को लेकर संघर्ष हुआ और इसी साम्राज्य विस्तार को संघर्ष को लेकर आपको बीदर, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की शक्तियों ने मिलकर विजयनगर को समाप्त करने के लिए 23 जनवरी 1565 ईस्वी को एक युद्ध किया जिसको कहा जाता है तालिकोटा का युद्ध। हालांकि तालिकोटा के युद्ध को बन्नीहट्टी का युद्ध या राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है।
राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। और इसी युद्ध में बहमनी साम्राज्य के जो चारों शक्तियाँ थी वह विजयनगर साम्राज्य को समाप्त कर दिया। और विजयनगर साम्राज्य को समाप्त करने के बाद यहाँ पर अड्यार वड्यार वंश का शासन स्थापित हुआ। वड्यार वंश का शासन स्थापित हुआ, है ना। वड्यार वंश का शासन स्थापित हुआ, जिसका राजा था चिक्का कृष्णराज द्वितीय, कृष्णराज द्वितीय। और वहीं विजयनगर साम्राज्य जो स्थापित हुआ, विजयनगर साम्राज्य के समाप्ति के बाद जो वड्यार वंश की स्थापना हुई वह मैसूर राज्य के नाम से विख्यात हुआ। मैसूर राज्य के नाम से विख्यात हुआ। अब इसे एक मैप के माध्यम से समझ लेते हैं, है ना। इसे एक मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, देखिएगा। ये हमारा भारत था। ये हमारा भारत था। विजयनगर समाप्ति के बाद जो मैसूर राज्य की स्थापना हुई वह आपको कर्नाटक में हुई थी। यहाँ पे ये हमारा मैसूर था, ठीक। अब देखिए, मैसूर राज्य का जो शासक, मैसूर राज्य का शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय था। चिक्का कृष्णराज द्वितीय था। यह एक नाम मात्र का शासक था। यह एक नाम मात्र का शासक था, क्योंकि इसकी शक्ति ज़्यादा नहीं थी। और चिक्का कृष्णराज के ही दो सेनापति थे, एक था नंजराज और दूसरा था देवराज। शायद इसके पहले वाले वीडियो में मैंने नंजराज की जगह कृष्णराज बता दिया था, उसको थोड़ा देख लेंगे आप लोग। तो नंजराज और देवराज, नंजराज को ही नंदराज का नाम भी कभी कभी मिलता है, नंदराज भी नाम मिलता है। और नंजराज ने हैदर अली को एक सैनिक के रूप में भर्ती किया था, क्योंकि हैदर अली को एक शक्ति के रूप में, सैनिक के रूप में भर्ती किया था। और हैदर अली के सैनिक शक्ति से प्रभावित होकर ही नंजराज ने उसे डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया था। नंजराज हैदर अली के सैनिक शक्ति से प्रभावित होकर, उसके कुशल सैनिक शक्ति से प्रभावित होकर आपको 1755 में डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया। डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया था, है ना। नंजराज ने हैदर अली को 1755 में डिंडीगुल का फौजदार इसलिए नियुक्त किया था क्योंकि वह उस हैदर अली के सैनिक शक्तियों से प्रभावित हुआ था। वह जानता था यह हमारे राज्य के लिए सबसे कुशल सैन्य व्यवस्था को संभालेगा, इसलिए नंजराज ने उसे 1755 में डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया था। अब थोड़ा हम हैदर अली के बारे में जान लें कि आखिर हैदर अली था कौन। हैदर अली का जो जन्म हुआ था वह 1721 में बद्दीकोट नामक स्थान पर हुआ था। मैसूर के
बद्दीकोट नामक स्थान पर हुआ था। बद्दीकोट नामक स्थान पर हुआ था। और इनके पिता का जो नाम था वह फतह मोहम्मद था। इनके जो पिता का नाम था वह फतह मोहम्मद था। और हैदर अली ने एक सैनिक अपना जीवन एक सैनिक के रूप में जो प्रारंभ किया वह मैसूर के शासक के सेनापति नंजराज के अधीन प्रारंभ किया था, है ना। नंजराज के अधीन प्रारंभ किया था। और नंजराज ने इन्हें 1755 में डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया। डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया, है ना। और हैदर अली ने डिंडीगुल में फ्रांसीसियों के सहयोग से एक शस्त्रागार की स्थापना की थी। शस्त्रागार की स्थापना की थी। ये बहुत बार पूछा गया है कि डिंडीगुल में हैदर अली ने एक फ्रांसीसियों के सहयोग से शस्त्रागार की स्थापना कहाँ की थी, तो आपको डिंडीगुल में की थी। या शासक बनने से पूर्व हैदराबाद कहाँ का फौजदार था, तो डिंडीगुल का फौजदार था। कब बना था, तो 1755 में। अब देखिए, हैदर अली मैसूर के शासक बनने से पूर्व 5 वर्षों तक यानी 1755 से लेकर 1760 तक अपने शक्तियों को मजबूत किया। 1755 से लेकर 1760 तक हैदर अली अपने आसपास के राज्यों को जीता, इन पे अधिकार किया। और अधिकार करने के बाद 1760 में इन्होंने मैसूर के प्रशासनिक कार्यों को अपने हाथों में ले लिया तथा 1761 में यह मैसूर का शासक बना। 1761 में यह मैसूर का शासक बना, है ना। और यह कुशल सेनापति और कुशल राजा के रूप में साबित हुआ। और जैसे जैसे 1761 में मैसूर का शासक बनने के बाद जैसे जैसे अपने साम्राज्य विस्तार को करना प्रारंभ किया, तो इसके अगल बगल जो राज्य थे वह इसके साम्राज्य विस्तार से सशंकित हुए। इनमें जो पहला था वह आपको मराठा था, है ना। और इसके बाद था आपका हैदराबाद का निज़ाम, है ना। जैसे जैसे हैदर अली ने अपने मराठाओं में और मराठा और निज़ामों के साइड में अपने साम्राज्य विस्तार को किया, इसके शक्तियों से दोनों सशंकित हुए, है ना। हालांकि हैदर अली को शक्ति कब प्रारंभ हुआ, इसके लिए एक मौका मिला। हैदर अली को मौका तब मिला अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जब कर्नाटक एवं हैदराबाद के जो नवाब थे वह अपने उत्तराधिकार के युद्धों में संलिप्त थे। कर्नाटक एवं हैदराबाद के जो नवाब थे यह उत्तराधिकार के युद्ध में संलिप्त थे। दूसरा, आपको मराठा जो थे वह 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित हो चुके थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित हो चुके थे। और अंग्रेज एवं फ्रांसीसी अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर एक दूसरे से यह युद्ध कर रहे थे। मौका फिर देखिए, समझिएगा, हैदर अली को मौका तब मिलता है जब कर्नाटक एवं हैदराबाद के जो नवाब थे यह अपने उत्तराधिकार के युद्ध के लेकर ये आपस में लड़ रहे थे। ये पहला मौका मिला इसको। और 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा पराजित हुए, ये मौका मिला। और अंग्रेज एवं फ्रांसीसी ये दो जो थे अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर ये आपस में लड़ रहे थे। इन तीनों के लड़ने का फ़ायदा उठाया
आया हैदर अली और इसने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया। लेकिन जब निजाम और मराठों ने एवं मराठों ने हैदर अली की शक्तियों से सशंकित हुआ, तब उस समय जो मद्रास था यह अंग्रेज़ों का शक्ति का केंद्र था, अंग्रेज़ों की व्यापारिक शक्ति का केंद्र था, है ना, अंग्रेज़ों का कि यह केंद्र था। और जब हैदर अली की बढ़ती हुई शक्तियों से सशंकित हुए तो सबसे पहले निजाम ने अंग्रेज़ों को दक्षिण भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया, निमंत्रण दिया। और अंग्रेज़ हमेशा यह चाह रहे थे कि कोई हमें निमंत्रित करे और यह इसे मौका मिल गया। तब इसी के निमंत्रण के कारण और साथ ही मराठों द्वारा भी अंग्रेज़ों को निमंत्रण के कारण हैदर अली के राज्य में हस्तक्षेप हुआ, जिससे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ होता है। यहीं से प्रारंभ होता है मैसूर युद्ध, क्योंकि मैसूर युद्ध का कारण था कि हैदर अली की शक्तियों को रोका जाए, और हैदर अली की शक्तियों को रोकने का जो प्रयास किया था वो मराठा, निजाम और अंग्रेज ने किया था। और इन्हीं शक्तियों को रोकने के क्रम में ही मैसूर के साथ और अंग्रेज़ों के साथ 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया, जिसमें पहला हम देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यह जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था यह 1767 से 1769 में हुआ था। अब देखिए, इस युद्ध में हैदर अली, यह युद्ध हैदर अली एवं अंग्रेज़ों प्लस निजाम प्लस मराठों के बीच में हुआ था। यानी एक तरफ हैदर अली था और दूसरे तरफ अंग्रेज, निजाम और मराठे थे, है ना। लेकिन हैदर अली ने इसमें एक सैनिक डिप्लोमेसी खेला, यानी एक सैनिक कूटनीतिज्ञता की चाल चली, और इस कूटनीतिज्ञता में सबसे पहले मराठों को अपने पास मिला लिया। इन्हें 35 लाख रुपये के बदले इन्हें अपने पास मिला लिया। जब निजाम की स्थिति कमज़ोर हुई और हैदर अली की स्थिति मजबूत हुई तो आपको निजाम भी हैदर अली के पास चलाया, तब अकेले पड़ गए अंग्रेज, है ना। हालांकि निजाम की जो स्थिति थी ढुलमुल रवैया थी, वह कभी हैदर अली के पास जाता था, कभी अंग्रेज के पास जाते थे। लेकिन इस युद्ध में हैदर अली ने, जो कि इसने अपने कूटनीतिज्ञता के चलते अंग्रेज़ों को अकेला कर दिया था, और इसी अकेले के चलते हैदर अली ने अंग्रेज़ों को बुरी तरह पराजित किया। और पराजित करने के बाद हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में एक संधि होती है, जिसे कहा जाता है मद्रास की संधि। मद्रास की संधि, यह जो संधि हुई थी 1769 में हुई थी, है ना। और इस संधि के तहत यह प्रावधान किया गया कि एक दूसरे के जो विजित क्षेत्र हैं वह वापस कर दिया जाए। साथ ही यह भी प्रावधान किया गया कि एक दूसरे को हम कभी भी सहयोग करेंगे, एक दूसरे के मामले में कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन हैदर अली द्वारा अंग्रेज़ों की हार, अंग्रेज़ों की एक सैनिक पराजय तो थी ही, साथ ही यह एक नैतिक पराजय भी थी। अंग्रेज़ इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो इसलिए कि फिलहाल में ही अंग्रेज़ों ने तीनों सेनाओं के शक्तियों को 23 अक्टूबर 1764 को जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में तीनों सेनाओं के शक्तियों को अंग्रेज़ों ने पराजित किया था। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में पराजित किया था, है ना। लेकिन यहाँ पे हैदर अली ने अकेले ही अंग्रेज़ों को पराजित किया था। इसलिए यह अंग्रेज़ों के लिए एक आत्मसम्मान का खिलाफ था, उनके सम्मान में एक तरह से एक ठेस था। इसीलिए इस युद्ध का बदला लेने के लिए पुनः जो स्टार्ट होता है वह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो स्टार्ट होता है वह आपको 1780 से 1784। अब देखिएगा, इस युद्ध में
वारेन हेस्टिंग, हालांकि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का जो गवर्नर था वह वेरलेस्ट था। थोड़ा ध्यान देंगे, वेरलेस्ट था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वेरलेस्ट था। कंपनी के अधीन बंगाल के गवर्नरों में 7 थे। पहला रॉबर्ट क्लाइव था, दूसरा हॉलवेल था, तीसरा बेनस्टार्ड था, पुनः रॉबर्ट क्लाइव आया, उसके बाद वेरलेस्ट आया, उसके बाद कार्टियर आया, उसके बाद वारेन हेस्टिंग आया। तो याद रखेंगे, ये पूछ दे अगर कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो वेरलेस्ट था, है ना। अब आते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों द्वारा अपने खोए हुए सम्मान को प्राप्त करने की एक पुनः चेष्टा थी, है ना। और इसी क्रम में हैदर अली के विरोध में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, तत्कालीन गवर्नर जनरल, तत्कालीन बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने हैदर अली के खिलाफ पुनः एक समझौता किसे, मराठों एवं निजामों से, है ना। हालांकि इस युद्ध में हैदर अली अकेला पड़ गया, क्योंकि वारेन हेस्टिंग ने एक कूटनीतिक के माध्यम से मराठों एवं निजामों को अपने पास कर लिया, एक त्रिगुट संधि की स्थापना की और त्रिगुट संधि के तहत इन दोनों को अपने पास कर लिया। हालांकि हैदर अली ने इस युद्ध में भी वीरता दिखाया था, और इसका जो लड़का था टीपू सुल्तान, उन्होंने कर्नल वेली एवं हेक्टर मुनरो को पराजित किया था। लेकिन वारेन हेस्टिंग को लगा कि हैदर अली को दबा पाना संभव नहीं है, इसलिए हैदर अली ने सर आयर कूट को अपना सेनापति चुना। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने सर आयर कूट को अपना सेनापति चुना, और आयर कूट ने हैदर अली को 1781 में पोर्टोनोवा के युद्ध में पराजित किया। सर आयर कूट ने हैदर अली को 1781 में पोर्टोनोवा के युद्ध में पराजित किया। और इसी युद्ध में हैदर अली घायल होता है, और 1782 में इसकी मृत्यु हो जाती है ना। हैदर अली की 1782 में मृत्यु हो जाती है। सर आयर कूट के साथ पोर्टोनोवा का युद्ध लड़ता है 1781 में, क्योंकि मराठे और निजाम इसके साथ नहीं थे, और पोर्टोनोवा के युद्ध में सर आयर कूट पराजित करता है 1781 में, और उसमें हैदर अली घायल होता है, और घायल होने के बाद 1782 में हैदर अली की मृत्यु होती है। जब हैदर अली की मृत्यु होती है तब टीपू सुल्तान शासक बनता है, और 1782 में शासक बनता है और युद्ध को प्रारंभ रखता है ना। शासक बनने के बाद युद्ध को प्रारंभ रखता है, लेकिन यह युद्ध लंबा चलने के बाद दोनों तरफ से इसमें उदासीनता आ गई थी। इसीलिए इस युद्ध को अंत करने के लिए 1784 में मंगलोर की संधि हुई, है ना। हालांकि इस संधि से किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, न अंग्रेज़ों को फ़ायदा हुआ, न टीपू सुल्तान को ही फ़ायदा हुआ। यह संधि एक तरह से युद्ध विराम देना था, एक तरह से शांति की स्थापना करनी थी, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं था। लेकिन आगे चल कर के अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान की बढ़ती
राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का नींव रखती है। लेकिन इसके पहले हम टीपू सुल्तान के विषय में कुछ जान लें। टीपू सुल्तान का जो शासनकाल रहा वह 1782 से 1799 रहा, और इनका जो जन्म हुआ था वह आपको 1750 में मैसूर के देवनाहल्ली, मैसूर के देवनाहल्ली, मैसूर के देवनाहल्ली नामक स्थान पर हुआ था, है ना। और अपने पिता के मृत्यु के बाद 1782 में ये मैसूर का शासक बने। अपने पिता के मृत्यु के बाद 1782 में यह मैसूर का शासक बने। हालांकि यह भारतीय इतिहास का पहला शासक था जिन्होंने अपने प्रशासनिक व्यवस्था को पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर स्थापित किया था, है ना। अपने प्रशासनिक व्यवस्था को प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर स्थापित किया था, और साथ ही ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर ये जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था, और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर के बीच जो शांति का प्रतीक था, उसका स्वतंत्रता का जो प्रतीक था वह वृक्ष को रोपा था, है ना। स्वतंत्रता के प्रतीक वृक्ष को इन्होंने रोपा था। हालांकि जो साम्राज्यवादी लेखक हैं इन्हें सीधा साधा दैत्य की संज्ञा देते हैं। टीपू सुल्तान को साम्राज्यवादी सीधा साधा दैत्य की संज्ञा देते हैं। जब टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठते हैं 1782 में, तो 1787 में यह अपने आप को पादशाह की उपाधि धारण करते हैं, पादशाह की उपाधि धारण करते हैं। और टीपू अपने आप को नागरिक टीपू के नाम से उल्लेखित करते हैं, है ना। नागरिक टीपू के नाम से अपने आप को उल्लेखित करते हैं। जब यह गद्दी पर बैठे, तो गद्दी पर बैठने के बाद अपने पिता द्वारा स्थापित किए गए साम्राज्यों के विस्तार हेतु और अपने शक्तियों को और मजबूत करने के लिए इन्होंने फ्रांस, कुस्तुनतुनिया, एवं तुर्की के साथ इन्होंने अपना संबंध प्रगाढ़ किए थे, पत्र व्यवहार किया था। लेकिन टीपू द्वारा भारत से बाहर फ्रांस, कुस्तुनतुनिया, तुर्की से अपना पत्र व्यवहार करने के कारण असंतुष्ट हुए, और असंतुष्ट होने के बाद टीपू सुल्तान की शक्तियों को कमज़ोर करने के लिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया, है ना। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो लड़ा गया था वह 1790 से 1792। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल होता है, उसने टीपू सुल्तान के खिलाफ निजाम एवं मराठों के साथ एक संधि करता है, और यह संधि में कहता है कि टीपू सुल्तान यानी मैसूर से जीते गए जितने भी भाग हैं उसका कुछ भाग आपको दे दिया जाएगा। इसे निजाम और मराठे अंग्रेज़ों को सपोर्ट करते हुए टीपू सुल्तान से युद्ध करते हैं 1792 में, है ना, जिसमें टीपू सुल्तान की हार होती है ना। और टीपू सुल्तान के हार के बाद टीपू सुल्तान के साथ एक अपमानजनक संधि की जाती है 1792 में। 1792 में जो संधि की जाती है वह श्रीरंगपट्टनम की संधि की जाती है ना। यह टीपू सुल्तान के साथ किया गया एक अपमानजनक संधि था, क्योंकि इस संधि में टीपू सुल्तान के साथ जो समझौता किया गया उसमें पहला था कि टीपू सुल्तान पर
3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। इसके आधे राज्यों को ले लिया गया। आधे मैसूर के आधे राज्य को ले लिया गया और बंधक के रूप में इसके 2 पुत्रों को बंधक बनाया गया। 2 पुत्रों को बंधक बनाया गया, है ना। यह टीपू सुल्तान के साथ किया गया अपमानजनक संधि थी, है ना। इस संधि के तहत टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हुई और कमज़ोर होने के बाद टीपू सुल्तान से जो आधे राज्य लिए गए थे उनमें से कुछ राज्य मराठों और निजामों को लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया गया। हालांकि जो राज्य दिया गया था वह ज़्यादा विकसित नहीं थे, जो ज़्यादा उपजाऊ नहीं थे। इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस कहता है कि बिना हम मित्रों को मजबूत किए हुए, शक्तिशाली बनाए हुए हम अपने दुश्मनों को कुचल दिए। उन्होंने कहा था कि बिना मित्रों को शक्तिशाली बनाए हुए हमने अपने दुश्मनों को कुचल दिया। और इस स्थिति में टीपू सुल्तान की स्थिति, इस युद्ध में टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हुई और कमज़ोर होने के बाद भारत में जो गवर्नर जनरल आता है वह लॉर्ड वेलेस्ली आता है। लॉर्ड वेलेस्ली जो एक साम्राज्य विस्तारवादी था, साम्राज्य विस्तारवादी था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत में जितने भी प्रांत हैं उन सभी प्रांतों को ब्रिटिश शासन के अधीन किया जाए। और इसी सभी प्रांतों को ब्रिटिश शासन के अधीन करने के लिए इन्होंने एक नीति लेकर आई थी जिसे कहा जाता है सहायक संधि, है ना, सहायक संधि। इस संधि के तहत जितने भी भारतीय प्रांत थे उन्हें अपने अधीन करने का प्रयास किया। हालांकि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य था, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य था वह था हैदराबाद, है ना। हैदराबाद स्वीकार किया और लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान पर भी सहायक संधि को स्वीकार करने का दबाव बनाया, है ना। लॉर्ड वेलेस्ली ने भी टीपू सुल्तान पर सहायक संधि को स्वीकार करने का दबाव बनाया और इसी दबाव को लेकर के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ होता है ना। 1799 जब टीपू सुल्तान पर लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया, तब टीपू ने इसे अपना अपमान समझा। इस संधि को स्वीकार करना अपने आत्मसम्मान के खिलाफ समझा और जब उसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं की, सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया, तब वेलेस्ली ने 1799 में आक्रमण कर इसे हत्या कर दी। टीपू की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद संपूर्ण मैसूर साम्राज्य पर सहायक संधि को थोप दिया गया। सहायक संधि को थोपा गया था, है ना, थोपा गया था, न कि किसने स्वीकार किया था। फिर समझिएगा, टीपू सुल्तान जब इसकी स्थिति कमज़ोर हो गई थी और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जब लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 के बीच में जब आता है तो उसने साम्राज्यवादी विस्तार नीति को लाता है और इस साम्राज्यवादी विस्तार नीति के तहत वह सहायक संधि के तहत भारत के जितने भी प्रांत थे उनको ब्रिटिश शासन में लाने का प्रयास करता है। हालांकि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य था वह हैदराबाद था, ठीक ना। लेकिन जब यह टीपू पर दबाव बनाया गया कि आप भी सहायक संधि को स्वीकार कर लिए,
टीपू ने इस संधि को स्वीकार करना अपने आत्मसम्मान के खिलाफ समझा। इसीलिए जब स्वीकार नहीं किया तो लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू पर आक्रमण किया और 1799 में उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद सहायक संधि को मैसूर पर थोप दिया गया और मैसूर से जितने भी हैदर अली और उसके वंशज थे उनको समाप्त किया गया। और समाप्त करने के बाद पुनः उसी वड्यार वंश के एक अवयस्क को शासक बना दिया गया है ना, और मैसूर साम्राज्य का अंत हो जाता है हैदर अली एवं टीपू के बीच में। इसी क्रम में जब लॉर्ड वेलेस्ली आता है तो मराठे और निजामों की स्थिति को भी कमज़ोर कर देता है ना। और कमज़ोर करने के बाद जब यह मैसूर को समाप्त करता है तब लॉर्ड वेलेस्ली कहता है कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों के नीचे है ना। यही हमारा हैदर अली, टीपू सुल्तान और आंग मैसूरी युद्ध था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आए होंगे। अगर क्लास पसंद आता है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों में कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप जितना लाइक करेंगे, जितना आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उतना ही मुझे उत्साह बढ़ता है और फिर मैं प्रयास करता हूं कि और अच्छा से अच्छा मैं आपको वीडियो बना कर दूं। देखिए, मैं बता देता हूं, कभी कभी आप लोग में गूगल से ढूंढ करके इसका आंसर देते हैं कि इसका आंसर है। गूगल पे ज़्यादा भरोसा मत कीजिए। मैं फिर आपको बताता हूँ, कोई भी पढ़ना तो एक एथेंटिक बुक पढ़िए, है ना। मान लीजिए आधुनिक भारत ही पढ़ना है तो आधुनिक भारत में आपको BL ग्रोवर है, BL ग्रोवर एंड यशपाल, है ना। ये आधुनिक भारत का बुक है। इन सब राइटरों को जो पढ़ेंगे, जो ऑलरेडी रिसर्च किए हुए हैं, इनका जो पढ़ेंगे तो एथेंटिक जानकारी मिलती है। तो आप लोग अगर पढ़ना तो इसे पढ़िए, अगर नहीं बुक है तो टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात कि जितना स्ट्रक्चर की आप लोग चिंता मत करें, जितना भी स्ट्रक्चर मैंने बनाया है एक एक चीज़ को मैं विस्तार पूर्वक समझाते हुए मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। इसमें इतना दावा करता हूँ कि जो मैं पढ़ा दूँगा उससे बाहर आप लोग को कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उससे ये टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।